डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका विषय है वो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। ये बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में प्रचलित है या चलता है। आज हम भारत का चुनाव आयोग के गठन और उसका कार्यकाल, उसकी पदमुक्ति, उसके कार्य, उसके वेतन भत्ते, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, भारत का निर्वाचन आयोग की उपलब्धियां, उसकी विशिष्टताएं, उसकी कमजोरियां या कुछ सुझाव, इसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि भारत में अनुच्छेद 324 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होता है। ये अनुच्छेद 324 में इस बात का उल्लेख किया गया है, जो हमारे यहाँ एक प्रकार से सारे कार्य करता है। जहाँ तक चुनाव आयोग के गठन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है, तो ये बात मैंने अभी आपको बताई कि हमारे अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार क्या है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो, जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियमित करता है, मिलाकर बनता है। संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और निर्वाचन आयोग में यदि एक से अधिक सदस्य होते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। भारत में संपूर्ण देश के लिए एक एकीकृत चुनाव व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, उस प्रकार एकीकृत चुनाव व्यवस्था भी की गई है। आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। हमारे यहाँ 1951 में गठित प्रथम निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी कि 1951 में जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ पहली बार, उसमें एक प्रकार से एक चुनाव आयुक्त एक सदस्यीय था और उस चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? सुकुमार सेन। पर बीच बीच में प्रादेशिक आयुक्तों और उप निर्वाचन आयुक्त जैसे पद सृजित किए जाते रहे हैं। अक्टूबर 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई, लेकिन जनवरी 1990 को ये नियुक्तियां रद्द कर दी गई। इस तरह चुनाव आयोग का स्वरूप पुनः एक सदस्यीय हो गया। अक्टूबर 1993 में पुनः मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया।
उस समय आप सभी को पता होगा कि श्री टी.एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे और शेषन के अनुसार उनकी भूमिका व अन्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका में अंतर होना चाहिए। अन्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका सलाहकारी होनी चाहिए। इस संबंध में एक याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चुनाव आयुक्तों को समकक्ष माना, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में घोषित किया गया था। टी.एन. शेषन का कार्यकाल कई विवादों का कारण बना, आप सभी को मालूम होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त तथा साफ सुथरे चुनाव कराने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने पद और अधिकारों को पूर्ण उपयोग किया। उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने पक्ष को रखा। सत्ताधारी मंत्रियों के विरुद्ध अपनी बात कहने में वे हिचकिचाए नहीं। उन्होंने उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना आवश्यक कर दिया। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचक आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा आवश्यक सहायक कर्मचारी। जहाँ तक चुनाव आयोग का कार्यकाल का संबंध है तो आपको पता होगा उसका जो टेन्योर है वो सदस्यों को 6 वर्ष, चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं उनको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो प्राप्त होने तक अपने पद पर वो बने रहने का उनको अधिकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य दोनों आयुक्तों के अधिकार एक समान हैं। जहाँ तक चुनाव आयुक्त की पदमुक्ति का सवाल है तो इस संदर्भ में भी बताया गया है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष व निर्भीक रखने की दृष्टि से मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन है। उसे महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों को उसके विरुद्ध सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के लिए मतदान करना आवश्यक है। प्रस्ताव पारित होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके बाद ही राष्ट्रपति पद मुक्त का आदेश देता है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। वेतन व भत्ते, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों को वही वेतन या भत्ते प्राप्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। वर्तमान में उसे 2,50,000 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त होता है और नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों व वेतन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जहां तक उसके फंक्शंस का सवाल है, कार्य यानी कि चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, तो चुनाव आयोग का प्रमुख दायित्व देश में होने वाले लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का काम चुनाव संचालन के सभी कार्यों से जुड़ा है। चुनाव आयोग के विभिन्न कार्य हैं जो श्रेणीबद्ध मैं आपको बता सकता हूँ। इनका विश्लेषण अपन जब नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षा लेंगे उसमें करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ठीक है ना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन करना, सांसदों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श देना, ये मुख्य रूप से चुनाव आयोग के कार्य कहे जा सकते हैं। जहाँ तक चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का संबंध है तो इसमें आप बता सकते हैं कि परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के तहत प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था की जाती है, जो एक परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है। परिसीमन आयोग का गठन किस प्रकार किस भांति किया जाता है, जैसे अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त,
सदस्य उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सहायक सदस्य लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में चुने जाते हैं, जिसकी संख्या 2 से लेकर 7 तक हो सकती है। इस आयोग के समक्ष जनता द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से की जा सकती हैं। आयोग इन पर विचार विमर्श करके निर्णय लेता है और परिसीमन आदेश जारी करता है। इन आदेशों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था चुनाव आयोग को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। मतदाता सूची तैयार करने के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच मतदाताओं की स्थिति में अंतर आ जाता है। कुछ युवा मताधिकार की आयु सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, तो कुछ मृत्यु के कारण मतदाता सूची से बाहर निकल जाते हैं। तो दोनों प्रकार की स्थिति के लिए मतदाता सूची में लगातार सुधार व परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा तथा मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का पुनः अवलोकन व सुधार किया जाता है तथा सूची को अद्यतन किया जाता है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि मताधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने इस अधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाए तथा जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उसके मत का दुरुपयोग भी न हो। तो ये एक प्रकार से मतदाता सूची भी तैयार करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इसमें आप बता सकते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता तथा उसका पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। दलों को मान्यता प्रदान करने के कुछ आधारभूत मापदंड तैयार किए जाते हैं, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। राष्ट्रीय दल के लिए किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि पूर्व में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% हिस्सा मिले तथा किसी राज्य अथवा राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें जीतना आवश्यक है, या लोकसभा की कुल निर्वाचन सीटों का 2% यानी 11 स्थान प्राप्त करने से किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। ये सीटें 3 भिन्न राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना आवश्यक है। विधानसभा में उसके कम से कम 2 स्थान होने चाहिए, या विधानसभा की कुल सीटों के 3% पर विजय प्राप्त की हो या 3 सीटें जीती हों। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के पश्चात चुनाव आयोग को दायित्व उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना है। चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय या एक दल के रूप में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। चुनाव चिन्ह लेने के लिए राजनीतिक दलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर चुनाव आयोग तत्संबंधी निर्णय भी करता है। भारत में राजनीतिक दलों में आपस में मतभेद तथा विभाजन नई बात नहीं, आप सभी को पता होगा। कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस संगठन तथा कांग्रेस इंदिरा में विभाजित हुई तो उसमें चुनाव चिन्ह को लेकर भी विवाद हुआ। अविभाजित कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, जिस प्रकार दोनों समूह अपना अपना हक बता रहे थे। चुनाव आयोग का निर्णय सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में था, क्योंकि आयोग के अनुसार उन पर बहुमत का नियम लागू होता है। इस निर्णय के विरुद्ध संगठन कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में मामला ले गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग के निर्णयों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, पर अंततः वही निर्णय दिया जो चुनाव आयोग का था। चुनाव आयोग के पास उस समय 1978 में जो चुनाव चिन्ह उपलब्ध थे उनमें से हाथ भी था। इंदिरा गांधी ने उसे ही चुना। पत्रकार रशीद किदवई पुस्तक 24 अकबर रोड के अनुसार यह विवाद एक तरह का वरदान साबित हुआ। उसके अनुसार मनुष्य के शरीर में हाथ की भूमिका महत्वपूर्ण है। हाथ के बिना जीवन बहुत बेकार हो जाता है। चुनाव का संचालन, चुनाव स्थिति का निर्धारण चुनाव आयोग का अधिकार है, पर इसके पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में जनता से लोकसभा या विधानसभा के लिए सांसदों व विधायकों को चुनने का आग्रह होता है। इसके पश्चात चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां घोषित करता है। क्रम से नामांकन पत्र भरे जाने, उसकी जांच करने, नामों की वापसी तथा मतदान आदि चुनाव के भिन्न भिन्न चरण
कहे जा सकते हैं। सांसदों की अयोग्यता के संबंध में परामर्श। सांसदों की अयोग्यता के संबंध में आयोग द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का प्रावधान है। इस कार्य को अर्ध न्यायिक कार्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। विधायकों के संबंध में ऐसा अधिकार राज्य के राज्यपालों को दिया गया है। संविधान अथवा जनप्रतिनिधि अधिनियम इस कार्य के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता। इनके अलावा कुछ अदर्स फंक्शंस भी चुनाव आयोग के हैं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े उपयुक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त चुनाव के कुछ अन्य दायित्व भी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि चुनावों के समय राजनीतिक दलों के व्यवहार के लिए आचार संहिता निर्धारण करना, प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करना व उसका अनुपालना कराना, प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय का हिसाब मांगना, राजनीतिक दलों से व्यय का हिसाब मांगना, प्रत्याशियों के प्रचार के लिए नियम बनाना, प्रत्याशियों को प्रचार के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आयोग की सुविधाएं उपलब्ध कराना, चुनाव संचालन की व्यवस्था के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, चुनाव याचिका के संबंध में सरकार को परामर्श देना, यदि चुनाव में गड़बड़ी हुई तो चुनाव को रद्द घोषित करना व पुनः मतदान व मतगणना कराना, फर्जी मतदान न हो इसके लिए पहचान पत्र जारी करना। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य मतदाताओं को जागरूक करना व उन्हें प्रशिक्षण भी देना है। जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया तो मीडिया में बार बार उसके उचित तरीके से प्रयोग करने की पद्धति से मतदाताओं का परिचय भी कराया गया। ये एक प्रकार से चुनाव आयोग के कार्य कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट जब ऑनलाइन कक्षा में अपन होगा तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के विषय में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।